हेलो एवरीवन। ये वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है। हम लोग केमिकल साइंस के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारा पेपर है ये हमारा जून 2011 का है। जून 2011 का सेक्शन बी, ठीक है। जो आपका सेक्शन बी है हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी 5 क्वेश्चंस है उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो में। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर अ पोलरिग्राफिक मेजरमेंट प्रोसीजर इज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, पोलरिग्राफी मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना वो सीधा से पूछ लेता है। जिसकी आपको नॉलेज है तो तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे इसकी हम बात करें पोलरिग्राफी मेजरमेंट की, सब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है O2 इज़ रिमूव्ड। ठीक है, O2 इज़ रिमूव्ड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है, ऑक्सीजन को जो हमेशा रिमूव होना चाहिए, अगर O2 रिमूव नहीं हुआ ना तो ये क्या करता है, खुद का पोलरिग्राफ देखने शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब जो O2 है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, रिएक्ट कर देता है। ठीक है, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अपना पोलरिग्राम देना शुरू कर देगा, पोलरिग्राम आना शुरू हो जाता है इसका। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन अगर मान लो प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है? अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, हाउ टू रिमूव O2। ठीक है, और कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिंग इनर्ट गैस। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस को हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका O2 जितना भी प्रेजेंट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये आपका ट्रू है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये तो ट्रू हो गए, तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज़ अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इज़ अ वर्किंग इलेक्ट्रोड, ये क्या आपका ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू था और ये भी क्या आपका ट्रू है। और नेक्स्ट है आपका आई डी इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पीसीज, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिडुअल करंट। रेजिडुअल करंट जो है, रेजिडुअल करंट को हम इस तरह से लिखते हैं, आई डिनोट करता है आपका करंट और आर के डिनोट करता है रेजिडुअल। रेजिडुअल करंट इज मेड जीरो बाय एडिंग स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रेडिंग इज मेड जीरो, ये गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका रेजिडुअल करंट इज मे नॉट बी ज़ीरो होता है बाय एडिंग स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रेजिडुअल करंट नीड नॉट टू बी ज़ीरो, उसको ज़ीरो होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये देखो, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12। ये आपका क्वेश्चन आता है बाय इनऑर्गेनिक से, किसमें, बाय इनऑर्गेनिक विटामिन B12 का। अब इसने पूछा लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन, लिगेंड कौन सा प्रेजेंट हो सकता है आपको पता ही है। अब फोरफायरिन, कोरिन, थैलोसाइनाइड, क्राउनिथर। कोरिन आपका क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोरिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। विच एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा का आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए कि वो कब एक्टिव होता है और कब क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, जो भी आपको होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो H2 और N2 के होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बचा क्या आपका CO2 आपको पता ही है, ये क्या होता है, IR एक्टिव होता है। ठीक है, और क्या होता है, रमन एक्टिव होता है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कितने IR एक्टिव कितने रमन एक्टिव हैं,
तो ये अलग ही इसकी स्टडीज़ के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिर बचा क्या आपका CO, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका CO। तो जो CO है वो क्या आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है, मतलब रोटेशनली एक्टिव है, ये रोटेशनली इनएक्टिव होता है और इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इन द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट द कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट सिस्टम। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में तो कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका फर्स्ट वन आता है। इसमें एक तो टाइटेनियम मेटल प्रेजेंट होता है, एक एल्युमिनियम होता है। अब टाइटेनियम आपको पता है 3D सीरीज से बिलोंग करता है और एल्युमिनियम आपको पता है बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है। ये दो आपके प्रेजेंट होने चाहिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में। ठीक है, और जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होते हैं क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है इनसे, इसकी अलग ही स्टडी होती है। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन अकर वेरी इजली, ऑक्सीडेशन अकर वेरी इजली इन केस ऑफ। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन से आपको ये पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे बिलोंग करता है, ऑर्गेनोमेटेलिक से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्टेबल कौन हो रहा है। ठीक है, इसमें कहते थे स्टेबिलिटी देखते हैं। मान लो हम भी बी वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। ठीक है, लेट बी, तो आपका क्या है नीटा 5, इसको बोलते हैं ईटा 5, C5 इसका 2 CO। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखूँ, इसके कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 27। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 7 8 2 9 9 प्लस, और या इसकी हाईएस्ट हैप्टिसिटी देखते हैं, हैप्टिसिटी कितनी है इसकी 5। ये सारा का सारा जब आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा ईटा क्या होता है, हैप्टिसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हैप्टिसिटी हाईएस्ट कितनी है इसकी 5, कितना है 2 से मल्टीप्लाई कितने का 10, कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अगर इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोबाल्ट प्लस आ जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 18। अब आपको पता है अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 19 या 18। 18 इलेक्ट्रॉन विल बी द मोर स्टेबल। लेकिन कब होगा ये, जब इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अकर वेरी इजली इन किस में, इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप दूसरे भी चेक कर सकते हो, सॉरी बी ऑप्शन नहीं करेक्ट, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन अक्कर पूछा है इसने वेरी इजली। अब देखो एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है CO+ का, ये तो ऑलरेडी इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, विच जो क्या है आपका स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी भी देखनी है, आप ऐसे इसमें देख सकते हो। ठीक है, RU ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आयरन की फैमिली से करता है। तो 26 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ये कितना हो गया 10। ये तो ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन है, जो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा 17, मतलब स्टेबिलिटी तो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद है आपका आयरन, आयरन में क्या हो गया, आयरन भी इसी फैमिली से, इसमें कितना 8+, और ये क्या हो गया 10, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया एक। उसके बाद ये क्या हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी क्या है आपका स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो राइट आंसर बनता है, जो आपका राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा आपका बी इज़ द आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं जो बी है आपका वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग सिग्मा बॉन्ड विद मेटल। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स बताना है जिसके अंदर ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है और सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है मेटल के साथ।
ठीक है, मतलब लीगेंड मेटल के साथ लगा हुआ है और वो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, वो वाला बताना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वाले की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये कि टंगस्टन है, ये मेटल है, ठीक है, और 6 CH3 लगे हुए हैं। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हो, CH3 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 और ये CH3 और ये क्या हो गया CH3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड देखूँ, सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 क्या हो गया इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसमें कितना हो गया 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन बॉन्ड देखना मेटल के साथ, मेटल और सारे के सारे क्या है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है आपके सारे के सारे सिग्मा है, ठीक है। हैविंग ओनली, सिर्फ सिग्मा ही बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट वन। आप दूसरे भी चेक कर सकते हो, जैसे आप इसको देख लो, ये क्या आपका फेरोसिन है, ये आपका फेरोसिन है, ये ऑर्गेनोमेटालिक से बिलोंग करता है, ये आपका इस तरह से बनेगा और ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल के साथ आपका क्या सिग्मा बॉन्ड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे बॉन्ड है प्रेजेंट है रिंग के अंदर, जिससे ये क्या करता है मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो एक तरह से पाई बॉन्ड ये आ गया, तो सिग्मा नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका भी सिमिलर इसी टाइप से होता है, ये भी नहीं हो सकता। और ये क्या है आपका जियर सॉल्ट, तो ये भी आपका प्रेजेंट नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है C2H4 में क्या होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपका, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट वन होगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसकी किस तरह से होती है। ये प्लैटिनम हो गया और ये क्या होगा 3 Cl लगे हुए, एक Cl और ये क्या है आपका C2H4, ठीक है। C2H4 एक H 2 H 3 H एक 4 H, ठीक है। मेटल और इसके क्या हो गया डबल बॉन्ड से लगा हुआ, लेकिन इसने बोला क्या ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो जो आपका जो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, तो फर्स्ट वन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूल H2O NH3 and CH4। ऑप्शंस क्या है, द बॉन्ड एंगल आर सेम, बॉन्ड डिस्टेंस आर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, द शेप्स आर द सेम। अब देखो आपको पता है वाटर NH3, ये बहुत मतलब कॉमन एग्जाम्पल है, ये तो बच्चे को पता होता है, बहुत इजी है। आपको इसकी एक चीज़ तो पता है, इनकी शेप तो अलग अलग ही है, ठीक है। आप अगर इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो तो क्या है इनकी सबकी क्या है शेप तो अलग अलग, ऊपर क्या एक लोन पेयर है, इस पे 2 लोन पेयर हैं और ये आपका टेट्राहेड्रल, इस तरह से आपका 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं कार्बन पे। तो इनकी शेप तो क्या है बेटा डिफरेंट ही है, ठीक है, सेम तो हो नहीं सकती। अब इनकी क्या होगा, अब नेक्स्ट देखो बॉन्ड डिस्टेंस आर सेम, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इनकी शेप अलग है, ठीक है, ज्योमेट्री अलग है, सॉरी ज्योमेट्री सेम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो शेप के अलग है, तो इनके जो एंगल है वो भी अलग होंगे, तो बोन एंगल भी सेम नहीं हो सकते। तो बोन एंगल सेम तो बोन डिस्टेंस भी सेम नहीं हो सकता। बच्चा क्या हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो 1 2 3 4, ये कितनी है इसकी sp3, इसकी कितनी है sp3 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेम है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका सी हो गया, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका सी वाला हो गया। नेक्स्ट वन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाईफ्लोराइड, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डाईफ्लोराइड, ये कार्बन की फैमिली है, ठीक है, ये इस तरह से CF2 कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम, ये सारे इनके क्या दे रखे हैं डाईफ्लोराइड दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर से नीचे जाते तो कैटिनेशन क्या होता है डिक्रीज होता है, जो कैटिनेशन आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में वो क्या होता है डिक्रीज होता है, और इनर्ट इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जिसकी अब एक बात बताओ, इसमें बताना करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है पाई बैक बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है, CF2 में क्या होता है पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो CF2 SiF2 है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द
दिस कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार गेट में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का नहीं, यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये रिपीट है, क्वेश्चन को बोल सकते हो रिपीट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसमें डायरेक्ट अगर कि सबको याद रहता है इसकी 3 है तो सीधा आंसर क्या करते हैं 3 को मार्क करके चलते बनते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इसका क्या है। अब देखो मेटल क्या है, Ru सेंटर में, ठीक है। और ये क्या है, बाइपिरिडिन दिखा रखा है, बाइपिरिडिन दे रखा है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर आप एक तो दोनों को जो Cl है उनको ट्रांसपोजिशन पे रख दो और इधर ये रख दो, ठीक है। ये बन गया, मैं आप थोड़ा रफली बना रही हूँ। एक तो ट्रांस है और एक में आप क्या कर सकते हो, सिस रख सकते हो। एक Cl इधर हो गया, एक Cl इधर हो गया और आप इधर कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते। अब यहाँ पे हम मिरर लगा के भी एक इमेज इसकी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक आइसोमर तो ये हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, तो 1 और एक 1 ये और एक कितना हो गया 1 2 3। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका 3 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट है आपका द स्पीसीज। आपको 2 स्पीसीज दे रखी है, ये क्या है आपका नियॉन एंड कार्बन 14 दे रखा है। एमिट कर रहे हैं पॉजिट्रॉन को, ठीक है, एंड बीटा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टिंग स्पीसीज फॉर्म बताना है। जो आपका नियॉन है कौन सा है 19, ये क्या एमिट कर रहा है, बोल रखा है एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, एक पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, नीचे क्या होता है +1 होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एमिट कर रहे हैं एक पॉजिट्रॉन अगर एक निकल रहा है तो मतलब इसका नीचे से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर 10 था तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। क्या हो जाएगा 9। अब 9 किसका होता है, फ्लोरीन का, और ये ऊपर तो क्या होता है इतना का इतना है ही मास, तो कितना हो गया 19। तो आपका जब ये एक स्पीसीज एमिट कर रही है क्या पॉजिट्रॉन, क्या एमिट हो रहा है आपका फ्लोरीन। अब ये देख लो F19 का है, ये यहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन तो क्या हो गए एलिमिनेट हो गए, ठीक है, एक ऑप्शन बन गया। अब बात करते हैं C14 की। अब जो C14 है वो क्या एमिट कर रहा है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, ये एमिट कर रहा है बीटा। अब बीटा में क्या होता है -1, मतलब इसमें एक ऐड होगा तो कितना 6 और एक क्या हो जाएगा 7 किसका एटॉमिक नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन 7 ऊपर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका जब वो बीटा एमिट करेगा तो क्या बनेगा नाइट्रोजन एंड 14। तो इनमें 2 ऑप्शन बचे थे, कौन सा, ये भी कट गया और ये भी, बी आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो आपका जो बी हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज cis trans complexes of the type are distinguished by cis trans complexes of the type are distinguished by। अब ये अलग अलग टेस्ट हैं, ये आपको हर एक टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कौन सा क्या काम करता है। तो अगर सिस ट्रांस कॉम्प्लेक्स है और उनको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं क्रुनौ टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है थायोयूरिया यूज़ किया जाता है, थायोयूरिया यूज़ होता है एज अ रिएजेंट, ठीक है। फिर वो कलर के अकॉर्डिंग बता जाता है कि इसमें ये सिस है ये ट्रांस है। जो सिस होता है वो दिखाता है येलो शेप, क्रिस्टल बनते हैं, येलो शेप के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रांस होता है वो ट्रांस क्या होगा कलरलेस। अगर मान लो आपने थायोयूरिया डाला और वो क्या होगा कलरलेस हो गया तो आप बता सकते हो कि ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। अगर येलो शेप के क्रिस्टल्स बनते हैं तो आप बता सकते हो कि आपका सिस है, ठीक है। तो ये तो एक आपका आंसर हो गया क्रुनौ टेस्ट। अगर मैं बात करूँ ये अदर टेस्ट को, ये क्या कम करते हैं, रिंग टेस्ट बहुत कॉमन है, आपको पता है नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको नाइट्रोजन टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट करते हैं। और दूसरा है आपका
कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है, ये वाला टेस्ट। ये क्या करता है, इससे होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस किस, हम क्या करते हैं इसमें, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस किसकी करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एन आइसोसाइनाइड की, आइसोसाइनाइड की आप क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। रिएक्शन होती है रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म एंड बेस की लेके, और हम क्या बना देते हैं, आइसोसाइनाइड बना देते हैं इस टेस्ट से, ठीक है। बच गया क्या, ये वाला फर्स्ट वाला क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ किया जाता है इन द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। अगर आपको क्लोराइड आयन की डिटेक्शन करनी है कि प्रेजेंट है या नहीं है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ यूज़ करोगे, आयनिक कंपाउंड में। ऑब्वियसली अगर आपको आयन को ढूंढना है तो आयनिक कंपाउंड में ही ढूंढोगे, ठीक है। तो द आंसर विल बी द C1, करेक्ट आंसर विल बी द C1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टर्म सिंबल ऑफ अ मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या बताना है, टर्म सिंबल बताना है, ठीक है। आपको बताना है टर्म सिंबल, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब टर्म सिंबल निकालना है, तो ये आपकी जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं, तो आपका क्या है, पाई U1 पाई U1। अब ये U क्या है, U आपका है अनजीरेट, ठीक है। और एक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल, जैसे P होता है ना, P में कितने होते हैं, 3, तो ये इसी को बोला गया है, ये क्या होता है, अनजीरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखो, आपको पता है अनजीरेट टू अनजीरेट क्या होते हैं, इक्वल किसके होते हैं, जीरेट के, ठीक है। तो आपको पता है एक तो जीरेट आप यहाँ प्रेजेंट है। दूसरी बात है, अगर मैं L की वैल्यू निकालूँ, L की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0। अगर 0 है तो क्या होगा, आपका सिग्मा प्रेजेंट हो गया, ठीक है। सिग्मा है तो आपको पता है G प्रेजेंट है। और आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो एक तरीका ये होता है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, जीरेट ये 2 बच गए, ठीक है। अब बात करते हैं साइन की, ठीक है। अब ये साइन ये होता है, अगर P वाला क्या होता है, लेस देन हाफ फील्ड प्रेजेंट होता है, तो उस पर नेगेटिव साइन आता है। तो आपका जो आंसर हो गया वो आपका B वाला हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स से द हाफ लाइफ ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का बताना है। ये देखो, इसमें एक फॉर्मूला बताती हूँ, वो जो सारी जगह यूज़ होगा। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, T हाफ इज इक्वल टू 1/K n-1 A0 n-1, और ये हो जाएगा 2n-1 -1। अब यहाँ n की वैल्यू, आप n क्या ऑर्डर, जैसे इसमें 0 है, n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 ऑर्डर के लिए आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगा, n इज इक्वल टू करेंगे सेकंड ऑर्डर। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इनमें अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट वन, A0/2K, A0/2K। नेक्स्ट है आपका, फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लो इज, डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लो। सीधा आपको इक्वेशन ही बतानी है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो इसमें होता है आपका लॉग, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, गामा से रिप्लेस करते इज इक्वल टू -a, माइनस होता है -a z प्लस z माइनस अंडर रूट आई होता है, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ पे देखो, मैच कर रहा है सारे के सारे, ये तो सारे सब में सेम सेम है। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन में 2 में है, ऊपर में नहीं है तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या, अंडर रूट आई है, ठीक है। और ये क्या है, म्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये वाला। तो आपका सी क्या हो गया, ऑप्शन। जो ए की वैल्यू होती है 0.509। याद कर लेना इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पे वैल्यू कई बार गिवन नहीं होती, आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू कितनी होती है। ए की वैल्यू होती है 0.509, याद होनी चाहिए। और ये जो कटायन और अनायन अलग अलग जो दे रखी है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव,
पॉजिटिव का मतलब होता है जो अनायनिक पार्ट वाला, और नेगेटिव का मतलब होता है अनायनिक वाले की। ये खट्टा लिखा रखा है। अगर अलग अलग देंगे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो चार्ज को। कैसे? मान लो कि आपको कटायन की स्पीसीज का लिखना है, कटायन की स्पीसीज का -A, तो जो यहाँ पे जो स्केयर होगा Z पॉजिटिव ये आएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप हो सकता है। ठीक है। आई होप यू लाइक माई वर्क। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी एक क्वेश्चन और रहता है तो आप प्लीज़ देख लीजिए इसको। अ प्रोसेस इज कैरिड आउट at constant volume and at constant entropy it will be spontaneous। अब आपको ये आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स से। आपको मैक्सवेल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। एस सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, और आपका यहाँ पे ये आ जाता है एंथैल्पी HGAU। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये बोल रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, इट विल बी स्पॉन्टेनियस कब होगी? इन दोनों के बीच में क्या है? U है। ठीक है। कब होगी? जब U क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है। डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो आपका क्या हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, बाकी सारे जितने पैरामीटर हो लेस देन 0 ही होते हैं। ठीक है। The next one is microwave spectrum. Microwave spectrum of a molecule yield 3 rotational constant. 3 rotational constant the molecule is। ठीक है। 3 रोटेशन जो माइक्रो, ये आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है ये क्वेश्चन ये है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल yield 3 constant मॉलिक्यूल, 3 constant मॉलिक्यूल देते हैं। द मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल आपका प्रोलेट है, स्फेरिकल है। जो स्फेरिकल है वो क्या देता है? रोटेशनली इनएक्टिव होता है ना, और एसिमेट्रिक टॉप है, या प्रोलेट है, ओब्लेट है। ठीक है। ये आपका आता है एसिमेट्रिक, क्योंकि ये वाला ये होता है क्या? रोटेशनल एक्टिव होता है। क्या होता है? रोटेशनल एक्टिव होता है। सारे के सारे ये कोई भी इक्वल नहीं होता, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल yield 3 रोटेशनल कॉन्स्टेंट। 3 तो यही दे सकता है, एसिमेट्रिक टॉप। तो थर्ड वाला क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द क्यू बैंड। नेक्स्ट है द क्यू बैंड इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। द क्यू बैंड इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइलिन इज ऑब्जर्व्ड इन एसिटाइलिन। द क्यू बैंड ऑब्जर्व किया जाता है बैंडिंग मोड में। ठीक है। कार्बन वाले में स्ट्रेचिंग वाला मोड आ जाता है, ये क्यू बैंड ऑब्जर्व किया जाता है बैंडिंग वाले में। नेक्स्ट है आपका स्टार्क स्प्लिटिंग। ये आपका स्टार्क स्प्लिटिंग फॉर अ गिवन फील्ड इज लार्जर। देखो इसमें स्टार्क स्प्लिटिंग पहले ही बोल रहा है कि लार्जर है किसका? AX का ज़्यादा है किससे? BX के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर डाइपोल मोमेंट, आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा क्या होगी? डाइपोल मोमेंट हो गया। और ये पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द स्टार्क स्प्लिटिंग, मतलब गिवन फील्ड क्योंकि ज़्यादा है तो ओब्वियसली जो डाइपोल मोमेंट होगा AX का क्या ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या? BX से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? द B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस एग्जिबिट आइसोथर्म। ये सरफेस से है आपका क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस एग्जिबिट द फॉलोइंग आइसोथर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला है, अब ट्रू बताना है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज। ठीक है।
नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर, ये गलत है, ये मोनोलेयर होता है। मल्टी लेयर सिर्फ एक बैट वाला होता है, प्लीज़ ध्यान रखना, बैट वाला, और बाकी सारे के सारे क्या देते हैं, मोनोलेयर देते हैं। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन वेरी मोनोटिकली विद कवरेज, हीट एब्जॉर्प्शन वेरी एक्सपोनेंशियली विद कवरेज। ठीक है, इसमें आप ये बता सकते हो हीट एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज होता है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर, और ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपका ना इस तरह से ये दे रखा था, एक फिगर एक क्वेश्चन के साथ ही दे रखा था, यहाँ कवरेज थी और यहाँ प्रेशर था। ठीक है, तो जो प्रेशर है ना, जो ये डिपेंड करता है एट लो प्रेशर पे, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है लो प्रेशर पे। हाई पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऑर्डर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ऑर्डर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ फेसेस भी दे रखे हैं, दो तो गैसेस में दे रखे हैं और एक इसमें दे रखा है सॉलिड वाले में। टोटल जो प्रेशर है वो क्या है आपका 6 है। अगर टोटल प्रेशर 6 है तो पी ए का प्रेशर और पी बी का प्रेशर कितना होगा, 3 + 3, तभी तो टोटल क्या हुआ, 6 हुआ ना। ठीक है, अगर मैं के इक्विलिब्रियम निकाल लूँ तो क्या होगा, सी की कंसंट्रेशन। अगर इन टर्म ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसे सी के से डिनोट करते हैं आपका, उससे डिनोट करता है ना, सॉरी, कंसंट्रेशन से। तो अब यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के उसमें देख लो, तो ये हो गया प्रेशर ऑफ सी और नीचे आ जाएगा प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना प्लीज़, इसमें क्या है, ये सॉलिड है, इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो आंसर विल बी द C1। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।